नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज में हूं मनीषा गुप्ता। और लॉन्च के तकरीबन 10 साल के बाद सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बंद कर दिया है। कहा यह जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि बंद तो कर रहे हैं, लेकिन बैंक चाहे तो अपने हिसाब से छोटी अवधि यानी कि शॉर्ट टर्म वाले जो डिपॉजिटर्स हैं उनको जारी रख सकते हैं। पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बंद हुए और उसके बाद गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सरकार इन दोनों स्कीम्स को देश में डिजिटलाइजेशन के हिसाब से गोल्ड को बढ़ावा देने और सोने को सपोर्ट करने के उद्देश्य से लेकर आई थी। तो ऐसा क्यों हुआ कि दोनों ही स्कीम्स बंद करने की नौबत आ गई? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पर अब इसमें पैसे लगा रखे हैं, बेसिकली अपना सोना दे रखा है, उनका सोना उसे कब, कैसे, किस रूप में मिलेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज, मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षद बारोल और वहीं कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की यहाँ पर बात कर लेते हैं। एंड हर्षल, ऑफ कोर्स कंसर्न्स हैं यहाँ पर, और जिस तरह से फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही हमने दोनों स्कीम्स को यहाँ पर जाता हुआ देखा, क्लियरली नए फाइनेंशियल ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहती थी सरकार। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह के पिछले 10 साल के नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी डिसमल हैं। सिर्फ 5,700 लोग यहाँ पर एज डिपॉजिटर्स हैं, और जिस तरह का गोल्ड हमने डिपॉजिट होता हुआ देखा है वो भी काफ़ी कमज़ोर। जी बिल्कुल मनीषा, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट ये स्कीम कभी बहुत बड़ी सक्सेस नहीं रही है। क्यूमुलेटिवली आई थिंक 30 टन के अराउंड ही गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकी, और जबकि इंडिया का जो एनुअल गोल्ड डिमांड है एनीवेयर बिटवीन 700 से 1000 टन की एनुअल डिमांड है। तो जो इस स्कीम का उद्देश्य था कि कि इंडिया की इंपोर्ट्स कम कर सके और डोमेस्टिक गोल्ड होल्डिंग्स को जो है मोनेटाइज कर सके, जो इंडिया में इतना हाउस होल्ड गोल्ड है अराउंड 25 से 30,000 टन का, उसे कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्कीम लाई थी। बट कहीं ना कहीं इसका रिस्पांस इतना अच्छा कभी आया ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर इम्पैक्ट है पर से, और उसमें कुछ बहुत ज्यादा रीड करना चाहिए। आई थिंक ये ब्रॉडर एक स्ट्रैटेजी हो सकती है गवर्नमेंट की कि कहीं ना कहीं जो भी फिजिकल डीलिंग्स है गोल्ड की के या जहाँ भी गोल्ड प्राइस का एक्सपोजर हो गवर्नमेंट को, आई थिंक उसे वो मिनिमाइज करना चाहती है। मैं उसे फिलहाल तो उस तरीके से ही रीड कर रहा हूँ, बट आई थिंक वी विल वेट कि कुछ और डिटेल्स गवर्नमेंट रिलीज करती है कि नहीं। वेल एब्सोल्युटली, जो स्टेटमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की उसमें यह भी कहा गया है कि आरबीआई की तरफ से और डिटेल्स यहां पर आती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपका पॉइंट इज वेल टेकन हर्षल, बिकॉज 30,000 टन्स अगर यहां पर इंडियन हाउस होल्ड्स में है, प्लस इंस्टीट्यूशंस एंड देन टेम्पल्स एंड देन ट्रस्ट, और उस 30,000 में से सिर्फ 20 टन यहां पर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में आया। फिरोज, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स दोनों ही गोल्ड को फाइनेंशियलाइजेशन का एक तरीके से एसेट क्लास के रूप में यहाँ पर बताने की बात थी कि कम इंपोर्ट होगा, लेकिन वो इंपोर्ट हमने कम होता हुआ नहीं देखा। एंड किस तरह से आप देखते हैं दोनों ही स्कीम्स का इस तरह से डिसकंटिन्यू हो जाना? आई थिंक जैसे जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि एज अ प्रोपोर्शन बहुत छोटा अमाउंट है, इसका डिसकंटिन्यू हो जाना इज अ फेलियर ऑफ अ प्लान जो बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, इंडिया में अगर आप गोल्ड की मात्रा देखते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ एक्विटी, इंडिया में 14 गुना ज्यादा है, मतलब 1400% इज द होल्डिंग ऑफ गोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ एक्विटी। बट अगर ग्लोबल देखा जाए तो एब्सोल्युटली उल्टा है। तो कुल मिला के अगर किसी के एक्विटी में 20 रुपए हैं तो गोल्ड में 2 रुपए हैं, और इंडिया में अगर 20 रुपए गोल्ड में है, एक्विटी में है, तो 200 रुपए 200-250 रुपए गोल्ड में है। तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड की अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी फॉर द लास्ट 1990 से जो रही है वो काफी ज्यादा रही है। सो आई थिंक गोल्ड को मोनेटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आई थिंक गवर्नमेंट ने 1-2-4 मिसिंग लिंक्स किए। अगर उन्होंने गोल्ड के बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू भी किए, वो अनहेज्ड पोजीशंस थी, उनको करेक्टली हेज करना आई थिंक गवर्नमेंट कर नहीं पाई है जो करना चाहिए, बिकॉज डॉलर में यू हैव टू हेज अ पोजीशन वेयर योर लायबिलिटीज आर गोल्ड ड्रिवन। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इंटरमीडियरीज को मोटिवेट नहीं किया। देखिए, अगर म्यूचुअल फंड में 1% मिलता है, इंश्योरेंस में 50% की कमीशन मिलती है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कमीशन ना के बराबर थी इंटरमीडियरीज को। इंडिया ऑलवेज डील्स विद इंटरमीडियरीज, एंड स्पेशली इतना बड़ा कंट्री है, तो इंटरमीडियरीज का जो मिसिंग लिंक था, दैट्स व्हाई गोल्ड बॉन्ड्स कुडंट टेक ऑफ ब्यूटीफुली।
वेल एब्सोल्युटली एंड इवन एज अगर अभी के नंबर्स हम यहाँ पर देखें फिरोज, तो जो AUMs हैं ETFs में, फंड्स में, जो हमने सोने में बढ़ते हुए देखे हैं, ऑफ कोर्स टू बिगिन विद बेस यहाँ पर काफ़ी लो है, लेकिन अगर आप टोटल और नंबर्स भी देखें और इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक भी अगर आप जो नंबर बनता हुआ देख रहे हैं, सोने में निवेश सिर्फ 1 से 2% है. सो इवन एज सोना नाइसली ओन्ड है फिजिकल मार्केट्स में, लेकिन एज अ फाइनेंशियल एसेट क्लास अभी भी काफ़ी हद तक अंडर ओन्ड. फिरोज, ये सवाल आपसे. मिनिस्टर, जैसे आपने कहा कि इट्स अंडर ओन फाइनेंशियली, एब्सोल्युटली राइट. देखिए, हमारी कंट्री में एक पैरेलल इकोनॉमी भी कोई चीज है. आई थिंक उसमें जो है, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक गोल्ड हैव एब्सॉर्ब्ड अ लॉट ऑफ मनीज ओवर द इयर्स. ऑफ कोर्स, जैसे अब इंडिया में ये प्रथा भी है कि गोल्ड की आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि अगर कोई शादी हुई तो एक मुश्त इंसान वो गोल्ड गिफ्ट में आया है, वो दिखा के अपनी बैलेंस शीट में ला पाता है. So I think there is a lot which is not meeting the eye. Of course, physical gold की जो attractiveness है in terms of ornamental value, वो भी काफी अच्छी रही है. अब GST आप देख लें, कारों पे GST 28% भी जाता है, गोल्ड पे GST 3% है. इसीलिए फिजिकल गोल्ड की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफी कम है रिलेटिव टू व्हाट दे शुड बी, बिकॉज फाइनेंशियलाइजेशन के लिए मोटिवेशन की जरूरत है. वो मोटिवेशन इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, ये मेरा मानना है. और जो सेकेंडरी मार्केट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, वो ना के बराबर है. आई थिंक मार्केट मेकिंग, जैसे ETF मार्केट मेकिंग करती है, वैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मार्केट मेकिंग एक मिसिंग लिंक था. जो गवर्नमेंट 2015 से करती तो आज वो इट वुड हैव बलून टू समथिंग मैसिव, बिकॉज 2.5% का ब्याज मिल जाए, इक्विटी की टैक्सेशन भी जीरो हो, कैपिटल गेन की होल्ड टू मैच्योरिटी पे, इसके बावजूद गोल्ड बॉन्ड्स कुडंट किक ऑफ द वे इट शुड. आई थिंक ये जो 3-4 चीजें जो मिस हो गई थी, इसीलिए फाइनेंशियलाइजेशन हो नहीं पाई, ये मेरा मानना है. वेल एब्सोल्युटली फिरोज, एंड माना यह जा रहा है कि सरकार शायद वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाएगी और अगले 2-3 साल में हम शायद कुछ नई स्कीम्स यहाँ पर आता हुआ देख सकते हैं. लेकिन फिरोज, जिस तरह से सोने ने यहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 12 महीने में 40% की तेजी देखने को मिली है. एंड ऑफ कोर्स इंडियंस एज अ फाइनेंशियल एसेट भी इसे अब लेने लगे हैं. लेकिन कितना सोना होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? आप हमेशा से एक स्केप्टिक रहे हैं, आप मानते हैं कि सोना पोर्टफोलियो में होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए. एज ऑफ नाउ जिस तरह के गेन्स हमने आते हुए देखे हैं और जिस तरह से इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज अब सोने को लेकर कैसे बनने चाहिए? आई थिंक इक्विटी के मुकाबले गोल्ड हमेशा हारा है, हमेशा हारता रहेगा. एक साल की रिटर्न की बात नहीं कर सकते, आपको कंपाउंडेड 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर देखना पड़ेगा. आप कोई भी 5 ईयर रोलिंग पे प्रोबेबिलिटी दैट गोल्ड बीट्स इक्विटी, इवन निफ्टी, इज 18%. 5 साल की रोलिंग पे अगर निफ्टी को इन्वेस्ट करके मैं 82% 5 ईयर रोलिंग, डेली रोलिंग की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी जब से 1994 से शुरू हुई है, तो 5 साल की रोलिंग में अगर 82% इक्विटी निफ्टी जैसी बेसिक इंस्ट्रूमेंट जीतती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग गोल्ड की इक्विटी से तुलना आप नहीं कर सकते और हारती है आंकड़ों पे. बट रहा सवाल इंडिया की एसेट एलोकेशन का, 90% इंडिया के एसेट एलोकेशन, जैसा मनीषा मैडम हमेशा कही है कि गोल्ड होना चाहिए क्योंकि डेट में है. आज की डेट में इंडियन हाउस होल्ड का पैसा अगर मैं फिजिकल एसेट्स को रखूं, हटा भी दूं, तो फाइनेंशियल एसेट में भी सिर्फ 13% इक्विटी में है, बाकी 87% तो डेट में है. तो जिसके पास भी डेट है उसको तो गोल्ड से रिप्लेस जरूर करना चाहिए. ऐसे महंगाई के दौर में, हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितना मात्रा गोल्ड होना चाहिए, हाफ ऑफ योर डेट शुड बी कन्वर्टेड टू गोल्ड इफ यू हैव डेट ग्रेटर देन 40%. एंड हाउ मच शुड बी योर डेट? मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म पैसे में डेट का कोई अहमियत ही नहीं. डेट आपको सिर्फ एक सोने का, रात को सोने की काम देता है. मैं इंटरजेनरेशनल वेल्थ मैनेज करता हूं, 9 इयर्स के ऊपर डेट की कोई रेलेवेंस है नहीं. अगर आपका पैसा 3 साल का है तो बेशक 80% भी डेट में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट लॉन्ग टर्म मनी डेट इज पॉइजन टू माई माइंड, बिकॉज अगर हम हमारे क्लाइंट को देखेंगे तो अगर 10 साल से ऊपर का पैसा होता है तो 15% की कंपाउंडेड रिटर्न आ जाती है विद 0.5 रिस्क, विद निफ्टी 0.5 बीटा. सो आई पर्सनली थिंक डेट ना के बराबर होना चाहिए फॉर मनी इज ग्रेटर देन 10 इयर्स. फिरोज, मुझे वो ऑलमोस्ट वो आंसर पता था पर फिर भी पूछना जरूरी था. अगर कोई यहाँ पर सोने में लेना भी चाहे फिरोज, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह से इन्वेस्ट करें?
मनीषा मैडम देखिए, अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा आइडिया है इंडियंस के लिए, एंड मुझे आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यू हैव कॉल्ड आउट द गोल्ड्स बुलिशनेस एट द राइट टाइम। आपने सही फरमाया। मैं काफी बार आपके शो पे आके बोला हूंगा कि अगर इक्विटी इन्वेस्टर हो तो गोल्ड में इतना जाने की जरूरत नहीं, बट यू हैव ऑलवेज कॉल्ड इट राइट, एंड आई रिकलेक्ट कपल ऑफ इयर्स बैक आल्सो यू कॉल्ड द रैली राइट। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे हिसाब से फिजिकल ऑर्नामेंटल गोल्ड अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो अलग बात है। बार्स एंड गोल्ड्स को तो आप ईटीएफ में तब्दील कर दें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में अगर मिल जाए तो खरीदें। दैट विल बी द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ईटीएफ और गोल्ड फंड में एसआईपी जरूर कर सकते हैं और डेट की मात्रा को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऑर्नामेंटल उसकी लुफ्त उठाना है तो बेशक आप ऑर्नामेंटल लें कि मेकिंग चार्ज भी वेल वर्थ इट है, बिकॉज यू आर यूजिंग इट ऑन अ डे इन एंड आउट बेसिस। हर्षल, ये सवाल आपसे है। एंड फर्स्ट क्वार्टर की अगर यहाँ पर बात करें तो हमने फिजिकल बाइंग भी इंडियन मार्केट्स में कोई बहुत स्ट्रांग आते हुए नहीं देखी, एंड दैट इज बिकॉज सोना वॉलेटाइल था, सोना ऑल टाइम हाईज पे भी था, लेकिन सेकंड क्वार्टर से फिजिकल बाइंग के तौर पर इंडिया से अब क्या उम्मीद है? आई थिंक वो लार्ज एक्सटेंट वो प्राइस पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने जब भी देखा है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा तेज रैली आ जाती है तो कुछ समय तक जो है ट्रेड और इन्वेस्टर सब ऑन पॉज चले जाते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑब्वियसली हमें फिलहाल तो काफी स्लो लग रहा है, स्पेशली फ्रॉम अ ज्वेलरी डिमांड पर्सपेक्टिव। बट सेकेंड क्वार्टर में इम्पोर्टेंटली अप्रैल में जून में काफी शादियां भी है, प्लस अक्षय तृतीया भी है। तो जितना हमें फीडबैक मिल रहा है ट्रेड से, अगर ये प्राइस स्टेबलाइज भी हो जाते हैं एटलीस्ट नेक्स्ट एक महीने तक, तो शायद डिमांड वापस नॉर्मलाइज हो सकती है। बट अगर ये प्राइस कंटिन्यूस रैली करता रहेगा तो आई थिंक थोड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रह सकता है। ऑलराइट, तो थोड़ी सी यहाँ पर स्केप्टिसिज्म है खरीदारी को लेकर। बहुत शुक्रिया हर्षल साथ जुड़ने के लिए। फिरोज आपका भी एंड थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। वेल, एब्सोल्युटली तेजी बहुत ज़्यादा देखने को मिल चुकी है और थोड़ा सा बाजार अब कॉशियस है करंट लेवल्स पे, और काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ समाता हुआ देखने रहते हैं 2 अप्रैल से, उसका कमोडिटी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज बनाने में आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ रवि देओरा बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सिटी ग्रुप के ग्लोबल हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च मैक्स लेटन ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में सोने चांदी की कीमतों के फोरकास्ट के बारे में क्या कहा। We think gold price is going to keep going up. Bottom line is we're in the underlying drivers, the physical and we would say fundamental drivers of this gold bull market remain in place and will continue to drive gold all the way up in our base case to $3,200 an ounce over the next couple of months, and then potentially up as high as $3,500 an ounce. Super excited about silver, and we are modestly bullish from these price levels over the next 3 to 6 months, getting up to $34, $35. The thing that's stopping us is this tariff threat from President Trump. So less tariffs than expected, together with some China easing, and silver can come in more in line with our bull case scenario towards the $40 mark. ऑलराइट, तो ये ग्लोबल हेड ऑफ कमोडिटी सिटी का व्यू है कि यहाँ पर जो सोना है वो बेस केस में $3200 पर आउंस तक तो जाने ही वाला है, और अगर चिंताएं बढ़ती हैं, टैरिफ्स में और कंसर्न्स आते हैं तो 3500 भी जा सकता है। चांदी में उनका मानना है कि अगले 3 से 6 महीने में चांदी यहाँ पर 34-35 के आसपास रह सकती है, लेकिन अगर टैरिफ्स नहीं लगते हैं उतने ज़्यादा खराब तरीके से तो हम $40 पर आउंस के लेवल्स भी यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। रवि, आपसे सेंस लेना चाहेंगे पहले सोने और चांदी पे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुल्स यहाँ पर अभी भी सोने में ज्यादा हैं, चांदी में उतने नहीं। दरअसल क्योंकि गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग का काफी अच्छा सपोर्ट है अभी मिलता हुआ दिखा है, एंड अभी जो मेजर प्रेशर बन रहा है यूएस से बन रहा है, क्योंकि जो यूएस में इन्वेंट्री का लगातार जो ताता बढ़ रहा है। लाइक आप कॉमेक्स में देखें तो 500-600 टन की उसके एवरेज इन्वेंट्री रही, उसके सामने 1350 टन की इन्वेंट्री ऑलरेडी डिपोजिटेड है। हालांकि वर्ल्ड में लंदन, एमसेक्स, काफी जगह जहां बड़े एक्सचेंजेस है वहां से इन्वेंट्री का काफी बड़ा इश्यू है।
तो मुझे लग रहा है कि एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ असेट हुआ है। तो जब जब वहां एक्सपायरी आएगी उसका एक बेसिक प्रेशर है, वो शायद गोल्ड में हायर लेवल से आता हुआ दिखे। बट मुझे लग रहा है कि नियर टर्म थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। और हमने फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही, हमने कैलेंडर ईयर के शुरुआत में हमने गोल्ड का 3,000 का टारगेट दिया था। और मैंने तभी बताया था कि गोल्ड इस साल इक्विटी से तो काफी अच्छा रिटर्न देगा, और लगातार ये दूसरा कंसेक्यूटिव ईयर होगा जहां पे वो इक्विटी को आउट परफॉर्म कर रहा है। सिल्वर थोड़ा सबड्यूड है, सिल्वर थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बट बुलिश अभी सिल्वर दिख रहा है। यहाँ पे सेफ हेवन ज्यादा है, क्योंकि अभी डिलीवरी का जितना प्रेशर गोल्ड पे है कॉमेक्स का, इतना ज्यादा सिल्वर का नहीं है। सिल्वर में जो कॉमेक्स डिलीवरी है वो अपने यूजुअल से 1.5 टाइम्स है। तो सारा जो चक्कर वो टैरिफ का, एक बार रेसिप्रोकल टैरिफ आएगा, मुझे लग रहा है उसके बाद आपको गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखेगा। और Q2 इज नॉट एज मच एज बुलिश एज Q1। तो कैलेंडर ईयर का एक Q2 है, वहां पे मुझे लग रहा है कि साइन ऑफ कंसोलिडेशन गोल्ड के लिए रह सकता है। पर्टिकुलर मुझे अगर कोई नई पोजीशन लेनी है या अभी भी कोई बुलिश स्टैंस लेना है, तो चाइना ईजिंग के हिसाब से और जिस हिसाब से गोल्ड भी परफॉर्म कर रहा है, इस हिसाब से सिल्वर एक काफी अच्छी कमोडिटी अभी भी रह सकती है। एंड कल देखे तो गोल्ड सिल्वर का जो डिफरेंस था 10,000 के करीब पहुंच चुका था, आज वो 12,000 के करीब पहुंच गया है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 98,500। अपर साइड 1,02,000 तक एक शॉर्ट टर्म टारगेट वहां भी ड्यू है। एंड जब तक रेसिप्रोकल का टैरिफ का लिस्ट नहीं आता, तब तक एक सेफ हेवन अपील गोल्ड की रहेगी। और तब तक मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है टिल रेसिप्रोकल, आप वहां पे से 87,500 पे बाय कर विद स्टॉप लॉस ऑफ 87,000, और अपर साइड जो टारगेट वो 88,400 से 88,500 आपको शॉर्ट टर्म में आते दिख सकते हैं। डे ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ सेकंड को सारा लिस्ट आ जाएगा, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन के लिए थोड़ा एक शॉर्ट टर्म करेक्शन रेसिप्रोकल के बाद आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही रवि, कॉपर में आप कैसे देखते हैं मार्केट्स को, क्योंकि ऑल टाइम हाइज हमने यहाँ पर यूएस के बाजार में बनते हुए देखे हैं, और ये शायद कई सालों में पहली बार है कि हमने इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन प्राइसेस में आता हुआ देखा है, जहाँ पर यूएस 13 से 14% के प्रीमियम पे है। एमसीएक्स ऑफ कोर्स एलएमई को फॉलो करता है, इसके लिए उस तरह के प्राइसेस हैं। हमने नए हाइज यहाँ बनते हुए नहीं देखे, लेकिन जिस तरह की तेजी यूएस अब बना चुका है, क्या आपको लगता है ओवरडन है, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल पाएगी? जब से यहाँ भी सुबह में आप देखें तो जैसे ही कमेंट आया कि कॉपर में कुछ वीक में वो टैरिफ लगा सकते हैं, तुरंत ही 1.5% का जो डिफरेंस है वाइड हो गया। सुबह 14.5% के डिफरेंस के साथ ट्रेड कर रहा था एलएमई एंड सीएमई, और जब जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट की कमेंट आई, ये डिफरेंस 16% तक पहुंच गया। तो आई थिंक ये अभी जो मामला है वो फंडामेंटल से ज्यादा कॉशियसनेस पे कितना परसेंट टैरिफ आता है, क्योंकि अगर 10% टैरिफ आया एक बड़ा करेक्शन आएगा, अगर 25 आया तो मुझे लग रहा है कि कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि 16% का डिफरेंस 25% के सामने मेरे हिसाब से अभी इनफ है। और यहाँ पे थोड़ा कोशियस रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक 25% तक मुझे लग रहा है कि मार्केट ये टैरिफ की अमाउंट मान रहा है, और अगर 25% टैरिफ आता है तो काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका है। तो मेरे हिसाब से आगे जाके थोड़ा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहे। हालांकि अभी ये लिस्ट आएगा उसके बाद करेक्शन होगा, तब तक ये जो प्रीमियम है वो शायद बना रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक 895 का एक अहम सपोर्ट बना के कॉपर में डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में पर्टिकुलर 10,000 के ऊपर एलएमई लगातार सस्टेन कर रहा है, तो तब तक मुझे लग रहा है कि बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 894, एंड अपर साइड जो टारगेट वो 920 तक आ सकता है। बट यहाँ पे जो एजर्स है वो एक्टिव हो जाए, जो पोजीशन पे बाय में है हाई लेवल पे मुनाफा वसूली कर ले, क्योंकि कभी भी वॉलेटिलिटी सीवियर हो सकती है। और जैसे ही इसमें भी, जैसे मैंने गोल्ड में बताया, जिस दिन टैरिफ का लिस्ट आएगा, टैरिफ का नंबर आएगा, उसके बाद एक करेक्शन के लिए कॉपर रेडी है। और जिस तरह की अंडर परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर जिंक से आते हुए देखी है, आपको लगता है वो बरकरार रहेगी आगे भी, कि आपको लगता है यहाँ पर फंडामेंटल्स चेंज होंगे? जिंक पे फंडामेंटल चेंज हो गया। उसका रीजन है कि ये टैरिफ की लिस्ट में भी नहीं है। सेकंड कि जिंक का जो कोरिलेशन, बड़ा कोरिलेशन चाइना के साथ है, चाइना के रियल एस्टेट सेगमेंट के साथ है। और जिस हिसाब से चाइना का जो टोटल मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी टैरिफ मींस के मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स देखे, तो टैरिफ का इतना ज्यादा मुझे लग रहा है कि इम्पैक्ट उसकी इंडस्ट्री पे नहीं आएगा इमीडिएटली, क्योंकि चाइना मैक्सिको भी बेचता है चीजें, चाइना कनाडा भी बेचता है, चाइना मींस के जो भी कंट्रीज है जो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, हर जगह चाइना है। तो इस हिसाब से इमीडिएट इम्पैक्ट होगा। बट आगे जाके मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रिवाइवल आपको चाइना के रियल एस्टेट सेगमेंट में आते दिखेगी। और 3 महीने के जो होम सेल्स है उसमें एटलीस्ट गिरावट नहीं दिख रही प्राइसेस में।
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे साइन ऑफ स्टेबिलिटी है। 270 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई करें और अपर साइड जो टारगेट है 280 तक आ सकता है। रवि, 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं और सारा बाजार उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम सभी एसेट क्लासेस में आता हुआ देखेंगे, करेंसी में, इक्विटी में, कमोडिटीज़ में एंड मोस्ट ऑफ कोर्स एक बड़े तौर पर कॉपर में, सोने पर भी आएगा वो सेफ हेवन बाइंग, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के टैरिफ्स यहाँ पर आते हैं। उससे पहले किस तरह का ट्रेड आप करने की राय देंगे और आपको क्या लगता है कि एक बार 2 अप्रैल की डेट निकल जाती है तो बाजार में कुछ स्टेबिलिटी आएगी या फिर ये अनसर्टनिटी वाला दौर लंबा चलने वाला है? ऑल ओवर 3-4 साल की अनसर्टनिटी जैसे इलेक्शन के आउटकम आए, क्योंकि हर रोज कमेंट चेंज होते हैं। अगर मींस के ये रेसिप्रोकल टैरिफ तक की बात होती तो मार्केट इतना उसमें रिएक्ट नहीं करता या मार्केट उसी दिन डाइजेस्ट कर लेता जिस दिन ये, क्योंकि सबके पास पूरी लिस्ट है कि वो यूएस के साथ क्या ट्रेड कर रहे हैं और कितनी टैरिफ वो यूएस पे लगा रहे हैं। तो ये डेटा किसी के पास नहीं है ऐसा नहीं है, बट उसमें कमेंट्स में काफी चेंज आ रहे हैं। काफी टाइम वो बोल रहे हैं कि मेरा टोन सॉफ्ट होगा, काफी टाइम बोल रहे हैं कि वो रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्जाम्पल चाइना के ऊपर ही देखे तो अभी 20% चाइना के ऊपर टैरिफ है, 10% पहले, बाद में 10%। अभी चाइना जो भी एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर 20% तो ऑलरेडी उन्होंने टैरिफ लगा दिए। उसके बावजूद भी अगर एक दूसरा टैरिफ बात करें तो उन्होंने मेटल्स पे 25%, स्टील के ऊपर टैरिफ लगाए। तो अभी वो भी नहीं पता कि चाइना को 20% फॉलो करना है या जो 25% उन्होंने मेटल पे टैरिफ लगाने वो फॉलो करना है। एडिशनली बोला है कि जो वेनेजुएला से क्रूड बाय करेगा उसके ऊपर एडिशनल 25 तो 50%। तो अभी काफी अनसर्टनिटी है। रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट के बाद भी मुझे लग रहा है कि मार्केट में रहेगी, बट एक जो भी कंट्रीज लाइक इंडिया जिसका डायरेक्ट व्यापार है, जिसका एक सिमिलर एंड एक सेफ स्ट्रक्चर यूएस के ट्रेड के साथ है, उसको लग रहा है कि मुझे ये जो भी लिस्ट आएगी, ये जो भी एक बार इम्पैक्ट आएगी वो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल तक ही रहेगी। उसके बाद इक्विटी हो या करेंसी, सारे मार्केट एक लेवल से रिकवर हो जाएंगे और एक बार ये रिस्क कम होगा उसके बाद मार्केट को भी पता चलेगा कि कहां से क्या व्यापार करना है। तो मुझे लग रहा है कि फॉर कंट्री लाइक इंडिया ये रेसिप्रोकल के बाद कुछ ज्यादा ईजिंग होगा और कंट्रीज जिसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूएस के साथ है लाइक कनाडा, मेक्सिको, चाइना, उसमें ये जो इम्पैक्ट है वो शायद ट्रम्प रहे तब तक रहेगी। ऑलराइट, तो अनसर्टनिटी यहाँ पर जारी रह सकती है और 2 अप्रैल तक बात खत्म नहीं होती। उसके बाद बाकी कंट्रीज कैसे रिटेलिएट करती हैं और कैसे आगे का समय बीतता है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, क्या कंसर्न्स हैं वो स्पेसिफाई करने के लिए और क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो शेयर भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लेकर आएंगे आवाज समाचार ब्रेक के दूसरी तरफ।